हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11th 12th बीबीए बीकॉम एमबीए की अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसमें मैंने बहुत ही डिटेल में हर इंपॉर्टेंट टॉपिक विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। तो फिर देर किस बात की है? अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इन लेक्चर वीडियोस की मदद से पढ़ना शुरू करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो। ओके और अगर कोई डाउट हो या कुछ फीडबैक देना हो देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। इससे मुझे भी पता चलेगा कि मेरे इन वीडियो लेक्चर से आप पढ़ रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल है। ओके तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग यूनिट सेकंड चल रहा है उस पे आज मेरा ये चौथा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम एक छोटा सा बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम देखेंगे अकाउंटिंग के दो बेसिस होते हैं। कौन कौन से? कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे मेरा जो लेटेस्ट लेक्चर्स होते हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, राइट? तो फिर चलिए डिटेल में देखते हैं कि आज इस लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, इसके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं, वो हम देखेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, उससे हम समझेंगे कैश बेसिस पे कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इसके क्या फायदे नुकसान है। ठीक है, और उस पर भी बेस्ड एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके और एक बहुत ही खास बात कि अगर आप मेरे लेक्चर पर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ये जो छोटी सी बेल है इसको भी प्रेस करिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, राइट? तो फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो अभी मैंने बताया जो अकाउंटिंग है उसके दो बेसिस होते हैं। कौन कौन से? कैश बेसिस एंड सेकंड वन इज अक्रूवल बेसिस। ठीक है, इसे अक्रूवल या मर्केंटाइल बेसिस भी कहते हैं। चलिए पहले हम कैश बेसिस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये जो कैश बेसिस है, नाम क्या है? कैश बेसिस, यानी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग में वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें हम कैश या तो पे कर रहे हैं या कैश रिसीव कर रहे हैं, केवल उन्हीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? ये वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें हम कैश या तो पे कर रहे हो या कैश रिसीव कर रहे हो, मतलब कैश में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश बेसिस में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये बहुत खास बात है। तो अगर कैश बेसिस पे बात करें तो कैश बेसिस में अगर आपको प्रॉफिट लॉस निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन को जो भी इनकम रिसीव हो रही है, कैश में जो इनकम रिसीव हो रही है उसमें से माइनस कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी खर्चे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने पे कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने अभी पेंडिंग में खर्चे रखे हैं उनको भी जोड़ेंगे। कैश बेसिस में ऐसा नहीं होता है। कैश बेसिस में जितना कैश आया और जितना कैश गया केवल इसी को ध्यान में रखते हैं, बाकी जो भी आउटस्टैंडिंग है, जो भी प्रीपेड एक्सपेंस है, जो भी इनकम रिसीव इन एडवांस है या जो भी अक्रूड इनकम है, इन सबको नहीं कंसीडर करते हैं कैश बेसिस में। ठीक है, ये बात ध्यान में आई। तो कैश बेसिस में क्या करते हैं? केवल कैश ट्रांजेक्शन को ही कंसीडर करते हैं, उन्हीं को ही रिकॉर्ड करते हैं। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कैश बेसिस यूज कहाँ होता है? तो जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो क्लास 12th में सबसे पहला जो यूनिट है दैट इज NTO, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको NPO भी कहते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वहां पर बनाया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मैंने डिटेल में इस पे मेरी सेपरेट वीडियो है, मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। तो एक जो अकाउंट बनाया जाता है दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाया जाता है ना वो कैश बेसिस पे ही बनाया जाता है। ठीक है, वहां पे केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड और जो एडवांस इनकम है इन सबको नहीं कंसीडर किया जाता है।
ठीक है, तो दिस इज द यूजफुलनेस ऑफ कैश बेसिस। चलिए आगे देखते हैं इसके फायदे। ये जो कैश बेसिस है इसके कुछ फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है इसका सबसे पहला बेनिफिट है कि इट इज अ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता, कोई आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, इन सबका कोई झंझट नहीं है। जितना कैश आया और जितना कैश गया केवल उसी को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इट इज अ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड इसका फायदा क्या है, इट इज मोर ऑब्जेक्टिव। ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना, ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, मतलब यहाँ पे बायसनेस के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एस्टिमेशन नहीं करना पड़ता है, कोई जजमेंट नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही क्लियर होती है। जितना कैश आया और जितना कैश गया केवल इसी बात को ध्यान में रखना है, कोई एस्टिमेशन नहीं है। देयरफॉर इट इज मोर ऑब्जेक्टिव, ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा इसका बेनिफिट क्या है, थर्ड बेनिफिट है, ये जनरली ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये जनरली उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है जहां पे अधिकतर ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, कैश में होते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है, इट इज सूटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कम ट्रांजैक्शन हो और सारे ट्रांजैक्शन कैश में हो, तो वहां पर ही ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है यूज किया जाता है। ठीक है, तो दीज वेर द 3 बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ कैश बेसिस। आ जाइए इसके कुछ नुकसान देख लेते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो ये जो कैश बेसिस है इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि कैश बेसिस यूज करके जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज नॉट ट्रू, दैट डज नॉट शो द फेयर पोजीशन। ठीक है, वो सही नहीं आती है। कैश बेसिस यूज करके जो आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन की ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं बताती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड आइटम है, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। आपने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा था ना, इवन लास्ट लेक्चर में ही, लास्ट 2-3 लेक्चर्स में मैंने मैचिंग प्रिंसिपल, जहां पे हमने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन डिस्कस किए हैं, वहां पे मैंने बताया है डिटेल में मैचिंग प्रिंसिपल। तो ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये मैचिंग प्रिंसिपल नहीं फॉलो करता है। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो दीज वर द फ्यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ कैश बेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक हम एग्जाम्पल करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 अशोक हैड अ कैश सेल ऑफ 3,90,000। 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में अशोक जो है उसने कैश सेल कितने की 3,90,000 की। ठीक है, और उसने क्रेडिट सेल कितने की 1,60,000। फिर उसका ईयर का जो एक्सपेंडिचर हुआ दैट इज 2,70,000। ओके, जिसमें से उसने 80,000 अभी पे नहीं किया है, इट इज स्टिल टू बी पेड, अभी पे करना बाकी है। राइट तो आपको बताना है कि अशोक की इनकम कितनी हुई इन फाइनेंशियल ईयर 2017-18। बट एक खास बात है, यूजिंग कैश बेसिस, आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करके आपको अशोक की इनकम बतानी है इस फाइनेंशियल ईयर में 2017-18 में। क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए अब करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में जो अशोक है उसने कुछ सेल कैश में की है, कुछ सेल क्रेडिट में की है। हम जानते हैं कैश बेसिस में केवल जो कैश में सेल की है उसे कंसीडर करते हैं, जो क्रेडिट में सेल की है उसे नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, इनकम निकालनी है। तो हम जानते हैं इनकम कैसे निकलेगी, रेवेन्यू में से माइनस कर दे एक्सपेंसेस तो आ जाएगी इनकम। ठीक है, रेवेन्यू मतलब सेल्स, जो भी अशोक ने सेल की है उसमें से माइनस कर दें एक्सपेंसेस तो हमारी इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू में भी कैश रेवेन्यू, कैश सेल जो अशोक ने की है उसी को रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट को नहीं रिकॉर्ड किया जाता है कैश बेसिस में, हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, तो कितने की सेल की उसने कैश में, 3,90,000, 3,90,000 की सेल की। अब इसमें से हम माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में दिया है कि टोटल एक्सपेंसेस कितने के हुए, 2,70,000 के, लेकिन इसमें से 80,000 का जो खर्चा है वो अभी अशोक ने पे नहीं किया है। ठीक है, तो कैश बेसिस में हम जानते हैं कि जितना कैश गया है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा।
तो 2,70,000 में 80,000 अभी उसने पे नहीं किया है, तो हम माइनस कर देंगे। 2,70,000 में से 80,000 माइनस करेंगे, तो यानी अशोक ने पे कितना किया है? केवल 1,90,000 पे किया है। तो हम मानेंगे कि अशोक का जो एक्सपेंस है ना, दैट इज ओनली 1,90,000 और उसकी रेवेन्यू कितना हुआ? रेवेन्यू हुआ केवल 3,90,000, जबकि रेवेन्यू ज्यादा है लेकिन वो क्रेडिट में है और हमें ये क्वेश्चन कैश बेसिस पे करना है, ठीक है? इसलिए हमने यहाँ पे केवल 3,90,000 लिया है, कैश सेल जो हुई है वो ली है। और एक्सपेंसेस में भी जितना उसने पे किया है एक्सपेंस, उसे केवल रिकॉर्ड किया है, ठीक है? तो उसने पे तो केवल 2,70,000 में से 80,000 माइनस करिए, तो उसने पे तो केवल 1,90,000 किया है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1,90,000 रिकॉर्ड किया है। तो अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 2 लाख। यानी जो अशोक है उसकी जो इनकम हुई इस फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में, दैट इज 2 लाख। उसकी इनकम इतनी हुई, राइट? समझ में आया? तो कैश बेसिस में कैलकुलेशन करना आसान है, केवल जो कैश में इन हुआ है, कैश जो आउट हुआ है, केवल उसी को कंसीडर करेंगे, राइट? नेक्स्ट इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन डिस्कस किया था। ये जो अक्रूवल बेसिस है, दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है, वहां पे मैंने इसे डिटेल में डिस्कस किया था। चलिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है? ये जो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, ये क्या कहता है कि इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम, यानी ऑर्गेनाइजेशन को जो भी इनकम हुई है, जो भी रेवेन्यू हुआ है, उसे बुक ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड करेंगे? व्हेन इट इज अर्न, ठीक है? ये मैटर नहीं करता, या कह लीजिए व्हेन इट इज अर्न या व्हेन इट इज अक्रूड। ये मैटर नहीं करता कि कैश अभी रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मैटर नहीं करता। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई इनकम अर्न कर ली है, ठीक है, कोई ट्रेड हुआ है, कोई इनकम अर्न कर ली है, तो उसे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। भले ही उसके अगेंस्ट अभी पेमेंट रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ है, ये मैटर नहीं करता। उसका पेमेंट शायद 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, ये मैटर नहीं करता। बट अगर कोई सेलिंग हुई है तो उसे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही अगर कोई खर्चा ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ एक्सपेंस हुआ है, तो अगर वो एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है, ठीक है, तो उसे हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ये मैटर नहीं करता कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए पेमेंट अभी की है कि नहीं की है, ये मैटर नहीं करता, ठीक है? तो अक्रूवल बेसिस थोड़ा सा अलग होता है कैश बेसिस से। कैश में क्या है, जो कैश में पेमेंट किया है, जो कैश आया है या जो कैश गया है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। बट अक्रूवल बेसिस ये कहता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, कोई इनकम अर्न हुई है, तो उसे रिकॉर्ड कर लो। भले ही उस इनकम के अगेंस्ट हमें पेमेंट अभी रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ है, वो मैटर नहीं करता। अगर कोई क्रेडिट पे भी सेलिंग हुई है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमने कुछ क्रेडिट में परचेजिंग की है तो उसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे, भले ही हमने उसका पेमेंट किया है चाहे नहीं किया है, ठीक है? तो दिस इज अक्रूवल बेसिस। अब ये जो अक्रूवल बेसिस है, ये 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ये दोनों प्रिंसिपल हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे लास्ट लेक्चर में, आप जरूर देखिएगा उसको, वहां पर डिटेल में डिस्कस हुआ है। तो ये जो 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कौन कौन से? रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल एंड मैचिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये जो अक्रूवल बेसिस है, ठीक है? तो अक्रूवल बेसिस में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट करते हैं। जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एडवांस इनकम है, अक्रूड इनकम है, इन सब का हम एडजस्टमेंट करते हैं। जबकि कैश बेसिस में हम क्या करते थे, इन सबको इग्नोर करते थे, इनको हम रिकॉर्ड ही नहीं करते थे। बट अक्रूवल बेसिस अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे हम इनका क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, राइट? अब एक बहुत ही खास बात, ये जो कंपनी एक्ट 2013 है, तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि कंपनीज हैज टू फॉलो दिस अक्रूवल बेसिस। ये जो कंपनीज हैं, इनको अक्रूवल बेसिस फॉलो करके ही अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। कंपनीज कैश बेसिस पे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगी, ठीक है? ये बहुत ही खास बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस अक्रूवल बेसिस। सबसे पहला फायदा क्या है, इट इज मोर साइंटिफिक, ये ज्यादा साइंटिफिक मेथड है, ठीक है? दूसरा फायदा क्या है, अक्रूवल बेसिस यूज करके आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, चाहे आप बैलेंस शीट बनाए, दैट विल शो द करेक्ट पोजीशन। उससे जो प्रॉफिट लॉस निकल के आएगा वो ज्यादा सही प्रॉफिट लॉस होगा, और जो बैलेंस शीट अगर बनाते हैं तो वो जो बैलेंस शीट है वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी ऑर्गेनाइजेशन की। क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एडजस्टमेंट किया है, जितने भी आइटम्स हैं उनका एडजस्टमेंट किया है, आपने उन्हें इग्नोर नहीं किया है, ठीक है? तो दिस इज द एडवांटेज। कुछ नुकसान भी है इसके,
ये जो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, इसके क्या नुकसान है कि इट इज नॉट वेरी सिंपल एज कैश बेसिस। कैश बेसिस में कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। वहां पे आपको केवल कैश को ध्यान में रखना है, कितना कैश इन हो रहा है, कितना कैश आउट हो रहा है। बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा एलैबोरेटेड होता है, थोड़ा सा डिटेल्ड होता है। तो ये कुछ इसके नुकसान हैं, बाकी फायदे ये आपको मैंने बता दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक हम क्वेश्चन करते हैं, तो उससे ये जो कॉन्सेप्ट है अक्रूवल का ये और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने कैश बेसिस में यूज किया था। कैश बेसिस पे जो न्यूमेरिकल किया था ना, ये वही न्यूमेरिकल है, बस इस न्यूमेरिकल को हम अब सॉल्व करेंगे यूजिंग अक्रूवल बेसिस, ठीक है। यहाँ पे भी वही मिस्टर अशोक हैं जिन्होंने 2017-18 का फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने सेलिंग की थी। इन्होंने कैश सेल कितना किया था, 3,90,000। क्रेडिट सेल कितना किया था, 1,60,000। फिर इनका ईयर का एक्सपेंस कितना था, 2,70,000, जिसमें से इन्होंने 80,000 अभी नहीं पे किया है। तो आपको क्या करना है, आपको नेट इनकम निकालनी है, आपको नेट इनकम निकालनी है मिस्टर अशोक की, बट इस बार आपको अक्रूवल बेसिस यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, वही पिछला क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको अक्रूवल बेसिस यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं अक्रूवल बेसिस में हम कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अक्रूवल बेसिस यूज करके अगर आपको इनकम निकालनी है तो हम क्या करें, सेल्स माइनस एक्सपेंस कर दें तो इनकम आ जाएगी, या कह लीजिए रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर दें तो इनकम आ जाएगी। तो सेल्स कितनी की है ऑर्गेनाइजेशन ने, तो टोटल सेल्स आपको क्वेश्चन में दिया है कि कैश सेल हुई है 3,90,000 की, क्रेडिट सेल हुई है 1,60,000 की। क्वेश्चन में दिया है ना, देखिए ये 1,60,000 की क्रेडिट में सेल हुई है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5,50,000। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल सेल हुई है दैट इज 5,50,000। अगला आ जाइए खर्चे देख लेते हैं, तो टोटल एक्सपेंस कितना है ईयर का, वो है 2,70,000। ये मैटर नहीं करता कि 80,000 पे किए हैं कि नहीं किए हैं, एक्सपेंसेस तो हो गए हैं ना 2,70,000 के, तो उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्सपेंसेस कितने हो गए, 2,70,000 के, राइट। अब हमें इनकम निकालनी है तो हम क्या करें, रेवेन्यू या सेल्स में से एक्सपेंस को माइनस करें तो हमारी इनकम आ गई। तो हमारी इनकम कितनी आ गई, 2,80,000। जबकि कैश बेसिस में इनकम कितनी आ रही थी, 2 लाख आ रही थी। अक्रूवल बेसिस में इनकम कितनी आई, 2,80,000 आई, ठीक है। तो देखिए कितना ह्यूज डिफरेंस है दोनों में, कैश बेसिस में और अक्रूवल बेसिस में। तो अक्रूवल बेसिस से जो प्रॉफिट लॉस निकल के आता है और जो फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है वो ज्यादा करेक्ट होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू कैश बेसिस। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको ये सब जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया, कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, मुझे वैसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गॉड ब्लेस यू।